ज्ञानवापी मामले में आने वाला है बड़ा फैसला। वाराणसी कोर्ट आज अपना फैसला सुनाएगी। दोपहर 2 बजे के बाद कोर्ट सुनाएगी फैसला। मामला सुनने योग्य है या नहीं, इस पर फैसला आएगा। यानी इस केस की मेंटेनेबिलिटी पर फैसला आएगा और ये फैसला इस मामले को बहुत अहम मोड़ पे ये मामला आ जाएगा इस फैसले के बाद, क्योंकि पूरा मामला मेंटेनेबिलिटी को लेकर है। और जब ये मेंटेनेबिलिटी पर फैसला आएगा उसके बाद इस मामले की आगे की दिशा और दशा पर बहुत बड़ा असर पड़ेगा। आज आने वाला फैसला काशी विश्वनाथ के शिलान्यास का बीजारोपण का यह प्रथम दिन साबित होगा। और तो और यह आज का दिन विश्व के हिंदू समुदाय के लिए, विश्व के मंदिर समर्थकों के लिए एक बहुत ही खुशी का दिन आने वाला है। हम हर्षित हैं, प्रफुल्लित हैं। बाबा के दर्शन के लिए हम लोग पूजा अर्चन कर सुबह कर लिए हैं और फिर विजय के पश्चात पुनः दर्शन करेंगे। पक्ष में आने के बाद काशी की जनता स्वयं स्फूर्त होकर के अपने घरों पर घड़ी घंट बजाएंगे, थाली बजाएंगे और कह करके काशी की जनता को, हिंदू समाज को, सोए हुए हिंदू समाज को जागृत करने का प्रयास करेंगे। देवाधिदेव महादेव प्रलयंकर शंकर काशी विश्वनाथ जी से प्रार्थना करेंगे कि सद्बुद्धि दे। तो ज्ञानवापी केस में बड़ा फैसला आने वाला है। जी हां, वाराणसी कोर्ट आज इस मामले पर अहम फैसला सुनाएगा। तो अदालत की तरफ से यह फैसला आना है और मामला सुनने लायक है या नहीं, इस पर आदेश कोर्ट की तरफ से आने वाला है, जिसका इंतजार सबको है। 24 अगस्त को सभी पक्षों की दलीलें पूरी हो चुकी थी और अब उस पर फैसला आना है। 12 सितंबर के लिए फैसला सुरक्षित रखा गया था, यानी आज के दिन के लिए, और 3 महीने से ज्यादा वक्त तक यह सुनवाई चली थी, जिसके बाद इस पर फैसला आना है। हिंदू पक्ष ने कई सबूत अदालत में पेश किए थे, कई प्रमाण भी रखे थे अपने पक्ष में। मुस्लिम पक्ष ने हिंदू पक्ष के दावे को खारिज किया था, उसका काउंटर किया था। बहस के दौरान औरंगजेब तक का हवाला दिया गया था, यानी कि इतिहास में भी जाकर रेफरेंसेस निकाले गए। जिला कोर्ट ने सर्वे का आदेश जारी किया था इस पूरे मामले पर, जिसके बाद यह विवाद बढ़ा था। सर्वे के खिलाफ मस्जिद कमेटी ने इसमें अपनी अपील दायर की थी, अपनी आपत्ति जताई थी और सुप्रीम कोर्ट में गए थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जिला अदालत में ही इस मामले पर सुनवाई की जाए। तो यह आदेश जिला अदालत का था, इसलिए इस मामले में भी जिला अदालत की तरफ ही जाना चाहिए। यही वजह है कि आज इस पूरे मामले में अदालत की तरफ सबकी नजरें हैं कि आखिर जिला अदालत की तरफ से क्या कहा जाता है। कुमार कुंदन हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं, रुख करेंगे उनका। कुमार, इस वक्त अगर देखा जाए जिस फैसले का इंतजार किया जा रहा था, तो फिलहाल आदेश आने के पहले किस तरह की हलचल है, दोनों पक्षों की तरफ से क्या क्या प्रतिक्रियाएं दी जा रही है और प्रशासन की क्या तैयारी है? देखिए रवि, सबसे पहले मैं आपको बनारस का माहौल दिखाना चाहूँगा। इस वक्त मैं जिला अदालत बनारस के सामने हूँ और चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ सिक्योरिटी पर्सनल्स आपको नज़र आ रहे होंगे। आपको चौक कचहरी से लेकर जितने भी आसपास के इलाके हैं, सारी जगह सिक्योरिटी टाइटन कर दी गई है और यहाँ पे धारा 144 आज शहर में लागू किया गया है। जितनी सिक्योरिटी जिला एवं सत्र न्यायालय के बाहर है, उससे कहीं ज़्यादा सिक्योरिटी जिला और सत्र न्यायालय के अंदर है। तो ये बताने के लिए काफ़ी है कि माहौल निश्चित रूप से पुलिस को ऐसा लगता है कि फैसला आने के बाद टेंस हो सकता है। उसके आलोक में ये सारी व्यवस्था की गई है। पहली बात, जहाँ तक पक्ष और विपक्ष की बात करें तो TV9 भारतवर्ष ने दोनों पक्षों से कल ही बात की थी और दोनों पक्षों ने बहुत ही शिद्दत के साथ इस बात को दोहराया था कि अदालत का जो भी फैसला हो, हम उस फैसले का सम्मान करेंगे। निश्चित रूप से चाहे उनके पक्ष में फैसला आए या विपक्ष में फैसला आए, उनका कहना था कि जो लीगल प्रोसीड्योर है हम उनको फॉलो करेंगे। जो हमारे बिल्कुल कुमार बने रहे आप हमारे साथ। और थोड़ी देर पहले एसीपी संतोष कुमार सिंह को हम सुन रहे थे, उन्होंने कहा कि 2000 से ज्यादा पुलिसकर्मी जो हैं पूरे वाराणसी में तैनात किए गए हैं। 250 पुलिसकर्मी सिर्फ कोर्ट कैंपस में तैनात किए गए हैं, यानी सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं आज के फैसले के मद्देनजर। हमारे साथ इस वक्त कई खास मेहमान जुड़ चुके हैं, उनसे आपका तारुफ करा दें। विजय शंकर तिवारी जी हमारे साथ मौजूद हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता विश्व हिंदू परिषद के। अभिषेक राय हमारे साथ मौजूद हैं, वरिष्ठ वकील हैं। मेहरुद्दीन रंगरेज साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इस्लामिक स्कॉलर हैं। और कुमार कुंदन लगातार हमारे साथ बने ही हुए हैं। विजय शंकर जी, जिस तरह से मई के महीने में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद सुनवाई शुरू हुई, उसके बाद अगस्त के महीने में इस फैसले को सुरक्षित रख लिया गया, आज जिला अदालत से आप लोग क्या उम्मीद कर रहे हैं? क्योंकि
वादी पक्ष हो या प्रतिवादी पक्ष हो, दोनों ने अपने अपने दावों के समर्थन में तमाम साक्ष्य और सबूत अदालत के सामने रखे। देखो समीर, मुस्लिम पक्ष के पास ये दावा करना कि ये मस्जिद है, इसके अलावा उनके पास कोई तथ्य नहीं है। और अब जब से सर्वे हुआ तब से तो सारे देश को, समाज को ध्यान में आ गया कि ये पूरी तरीके से मंदिर है। चूँकि वो दीवारें मंदिर की हैं, वहाँ पर आकृतियाँ मंदिर की हैं, वहाँ विराजमान शिवलिंग है, तो इसलिए ये कहना कि अब ये मस्जिद है, मुझे लगता है कि ये ठीक नहीं है। और लेकिन दूसरी बात, ये जो काशी है, ये काशी, कांची, अवंतिका, हमारे यहाँ देश में बहुत सारी प्राचीन नगरियाँ हैं जो अपने किसी न किसी कारण से बहुत प्रसिद्ध हैं। वैसे ही काशी है, और काशी भगवान शिव के स्थापना के कारण वहां पर प्रसिद्ध है। नहीं, ये तर्क है, ये तर्क एक पक्ष का है, दूसरा पक्ष कुछ और कह रहा है। तिवारी जी, आज का जो फैसला है वो कितना अहम है, जरा इस पर भी बात करते हैं। मेंटेनेबिलिटी को लेकर जो मामला है, अभिषेक जी आप कानून को समझते हैं, जरा हमारे दर्शकों को बताइए आज का मसला किस बात पर है। आज ये तो नहीं तय होगा कि वहां पर क्या मस्जिद है या मंदिर, आज क्या तय होगा जिला अदालत में, जरा बताइए। और उससे इस केस पर आगे किस दिशा में जाता ये केस दिखेगा, अभिषेक जी। जी, आज एप्लीकेशन ऑर्डर 7 रूल 11 इससे साथ। अच्छा अभिषेक जी, रोकेंगे आपको, हमारे संवाददाता कुमार कुंदन इस वक्त अदालत परिसर में है और वहां उनके साथ एक 1942 में क्या कह रहे हैं, स्टेट गवर्नमेंट ने इसका जो तो गजट करवाया, उसमें जो तुम्हारी मस्जिद वक्फ नंबर 100 पे तब से दर्ज चली आ रही है। अभी हमारे साथ प्रतिवादी पक्ष के वकील मौजूद है, उनसे बात कर रहे हैं कि सर सबसे प्रमुख दलील कौन सी है आपकी। सबसे पहला कागज़ हमारा यही है कि सन 1942 में जो हमारा कागज़ दाखिल है, जिसमें जो तो मस्जिद जो तो बतौर वक्फ दर्ज है, वो उससे ये साबित है। उसके अलावा 62-36 का जो मुकदमा है, उसमें भी जो तो मस्जिद जो तो वक्फ डिक्लेयर की गई है सन 37 में। ये दोनों कागज़ बारे बहुत मजबूत है। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का भी हवाला दे रहे हैं। जी हाँ, इसलिए कि इस प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट में यही लिखा है 15 अगस्त 1947 को जो भी रिलीजियस प्लेस बिल्डिंग जैसी थी वैसी रहेगी। हमारे कागज़ से साबित है कि हमारी मस्जिद 42 में भी मस्जिद थी, 37 में भी मस्जिद थी। खुदा न खास्ता जो भी परिणाम आए उसके बाद की रणनीति क्या होगी? वो तो जजमेंट देखने के बाद, ऑर्डर देखने के बाद। क्या आगे की भी कोर्ट में जाने का रास्ता एकदम खुला हुआ है, वो तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ही कहा है खुला हुआ है। तो रवि, ये प्रतिवादी पक्ष के वकील थे जिनका कहना था। कुमार आते हैं, कुमार आपके पास, अभिषेक जी हमारे साथ है। अभिषेक जी, आपने सुना प्रतिवादी पक्ष क्या कह रहा है, उनके पास क्या दलीलें हैं, वो क्या लेकर जाएंगे। अब मैंने जो आपसे सवाल किया था, आज जो मेंटेनेबिलिटी का फैसला है, इसको आप कैसे समझाएंगे हमारे दर्शकों, क्या फर्क पड़ेगा इसका? जी, समझने की बात है कि आज एक एप्लीकेशन हियरिंग पर फैसले के लिए है, वो ऑर्डर 7 रूल 11 है। ये एप्लीकेशन टेक्निकल ग्राउंड्स का होता है कि टेक्निकली वेदर द केस इज मेंटेनेबल और नॉट। इसमें एक क्लॉज है कि वेदर द क्लेम इज बार्ड बाय एनी अदर लॉ, जिसमें प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का हवाला दिया गया है। चीजों अगर हम देखें कि पूरी बहस इस बात के लिए है और फैसला भी इसी बात पर आएगा कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट एप्लीकेबल है या नहीं। प्लेसेस ऑफ वर्शिप नहीं तो अभिषेक जी, ये तो बहुत अहम बात होगी ना। मतलब आप जो कह रहे हैं उसका मतलब सीधा सीधा आसान शब्दों में यही हुआ कि ये मुकदमा अदालत में चलने योग्य है या नहीं। आज इसका फैसला जिला अदालत कर देगी। अब प्रतिवादी पक्ष यही तो दलील दे रहा है कि भाई 1947 से पहले और बाद वाला मामला, यानी 1991 का जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है, उसके तहत ये मुकदमा चलने योग्य ही नहीं है। यानी बहुत कुछ आज तय कर देगी जिला अदालत। ये उनका कंटेंशन है। जरूरी नहीं है कि सारी चीजें जिला अदालत आज ही तय कर देगी। हाँ। क्योंकि ये 7-11 का जो लॉ है उसमें प्राइमा फेसी देखा जाता है। अच्छा, सारी चीजों को एग्जामिन करने की आवश्यकता नहीं है 7-11 में, वो सूट में डिसाइड होगा। अभी सिर्फ प्राइमा फेसी कोई ऐसे कानून से बार्ड है या नहीं इनका दावा। एक जो है हिंदू पक्ष की तरफ से इसी लॉ में हिंदू पक्ष की तरफ से बार बार ये दलील दी जाती रही है कि अगर कोई भी स्ट्रक्चर पुरातात्विक या ऐतिहासिक लिहाज से महत्वपूर्ण है और उसकी कोई विशेष आइडेंटिटी है, तो फिर उस पे ये चीजें कंसीडर हो सकती हैं। क्या आप दर्शकों को समझा पाएंगे कि ये रेफरेंस क्या कहता है? जी, 2-4 चीजें अगर हम लोग प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट देखेंगे तो उसका स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट एंड रीजंस देखिए कि क्यों ये पर्टिकुलर एक्ट को लाया गया था, और उसमें जो कोर इश्यूज है दैट पर्टेन्स टू कन्वर्शन, कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप को कन्वर्ट आप नहीं कर सकते हैं।
दावा क्या है? दावा आपका ये है कि मैं एक दिन साल में पूजा पाठ कर रहे थे हम, और मुझे हर दिन इसमें एक्सेस चाहिए। तो ये फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट प्रामा फेसी अगर देखें, अगर इस प्रपोजिशन पर किसी को डाउट नहीं है कि साल में एक बार पूजा पाठ हो रही थी, तो अंडर दैट सर्कमस्टेंसेस ये प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट इसको रोकता ही नहीं है, एप्लीकेबल ही नहीं है प्लेसेस ऑफ वर्शिप। ठीक है, रंगरेज साहब हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त। अभिषेक जी, रंगरेज जी, आपने सुना जो लॉयर्स हैं इस मामले से जुड़े हुए वो क्या कह रहे हैं, और इसमें तो कहीं कोई शक है नहीं कि औरंगजेब ने किस तरह से इस मंदिर को ढाया, और उससे जुड़े तमाम जो प्रमाण हैं वो सबूत के तौर पर हमारे सामने हैं। इस बात को मद्देनजर रखते हुए भी इस केस को आगे अदालतों में कैसे लड़ने की तैयारी कर रहे हैं आप लोग? देखिए समीर साहब, 1937 में ही कोर्ट ने, इलाहाबाद कोर्ट ने डिसाइड कर दिया था कि ऊपर से लेके नीचे तक जो है ये पूरी मस्जिद है और ये वक्फ की संपत्ति है। अब बात आती है श्रृंगार गौरी मंदिर की। अगर वहां पर साल में एक बार पूजा होती थी, और जो ये केस है वो केस ही यही है कि हमें रोजाना की अधिकार मिले कि हम वहां पर पूजा कर सकें, तो ये अधिकार देना तो कोर्ट का काम है। मगर जो हम कह रहे हैं कि ये कभी मंदिर था ही नहीं, यहाँ पर हमेशा मस्जिद ही थी, ये तो जानबूझकर। लेकिन वो प्रश्न उठा रहे हैं रंगरेज साहब, वो प्रश्न उठा रहे हैं कि जब हम पूजा करने जाते थे तो इसका मतलब यह है कि वहां हमारे देवी देवता निवास करते थे, वो चाहे साल में एक बार करे, 2 बार करे या हर दिन करे। देखिए, श्रृंगार गौरी का जो मंदिर है वहां पर आप पूजा करिए, कोई किसी भी मुसलमान को कोई ऐतराज नहीं है। मगर जो ये मस्जिद की वीडियोग्राफी जो के बारे में जो बात हो रही है और वहां पे जो दावा किया जा रहा है शिवलिंग का, ये प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के अंदर नहीं आता। तो यही मांग हम कर रहे हैं। ये प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की जो बात है, रंगरेज साहब आते हैं आपके पास। तिवारी जी, देखिए इस देश की संसद ने कानून पास किया है, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991, जो ये कहता है कि 15 अगस्त 1947 के पहले जो भी धर्म स्थल जिस भी स्थिति में था उसी स्थिति में रहेगा, उसी धर्म के हिसाब से चलेगा। तो सवाल यह है, ये आप लोग क्या उस कानून को बदलने की मांग कर रहे हैं? क्या आप ये सरकार से मांग करेंगे कि उस कानून में भी बदलाव किया जाए? क्योंकि उस कानून को चैलेंज करने वाली तमाम याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में लंबित हैं। आज भी मैं पढ़ रहा हूं, एक और याचिका डाली गई है कुछ दिन पहले। तो यहां तो बदलाव इस पे करना पड़ेगा, वरना तो फिर एक देश एक व्यवस्था से चलता है, और व्यवस्था में ये प्रावधान कर दिया गया है कि 15 अगस्त 1947 के पहले जो जैसा था वैसा रहेगा। देखो, आप मुझे लगता है दिशा बदल रही है। हम एक्ट की बात, अभी हम ये बात कर रहे हैं कि ये एक्ट जो है हमारे ऊपर लागू ही नहीं होता है, हिंदुओं के ऊपर लागू ही नहीं होता है। इसलिए लागू नहीं होता है कि वहाँ पर 1947 में भी पूजा होती थी, और जब पूजा होती थी तो उसमें एक्ट की अभी बात तो आती नहीं है। और दूसरा एक बड़ा विषय ये है कि आप ये देखिए, आस्था 110 करोड़ हिंदुओं की आस्था का विषय है। राम मंदिर में जब राम मंदिर का तिवारी जी, ये श्रृंगार गौरी मंदिर में रोजाना पूजा अर्चना से ये मामला आगे निकलता हुआ नजर आ रहा है ना तिवारी जी? अब तो बात ये हो रही है कि ये मस्जिद है या मंदिर है, तब आपको नहीं लगता प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट जो है वो लागू होगा? देखो, और एक्ट जो है वो हिंदू मुसलमान तो देखता नहीं। अरे सुनो तो, प्रत्यक्षम किम प्रमाणम। हाँ, अरे सुनिए तो, वो प्रत्यक्षम किम प्रमाणम। अब प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता है। अब आप जब सीधे सीधे देख रहे हैं वहां शिवलिंग है, वो प्राचीर सारा का सारा पुराना मंदिर का है, सब कुछ वहां दिखाई पड़ रहा है, इसके बाद भी किसी प्रत्यक्षता की आवश्यकता है? तिवारी जी, इसी मुद्दे को लेकर सुब्रमण्यम स्वामी से मेरी बात हो रही थी। उन्होंने ये कहा कि भाई देखिए, ये काम तो बहुत आसान है, 5 मिनट में संसद के जरिए 1991 का जो एक्ट है उसे हटा दीजिए और उसके बाद बना लीजिए मंदिर। ये क्यों नहीं हो रहा? हम देखो, सरकार अपना काम करेगी, लेकिन हम जो लोकतंत्र में न्यायालय एक बड़ा अधिष्ठान है, और न्यायालय में जो बातचीत चल रही है, न्यायालय ने जो स्वीकार कराया, न्यायालय ने सर्वे कराया। ठीक है, तो आप ये मान रहे हैं कि इसका रास्ता न्यायालय के जरिए निकलेगा? न्यायालय में जो आप यही मान रहे हैं ना कि न्यायालय के माध्यम से इसका फैसला आएगा, और आप लोग उसी रास्ते पर आगे बढ़ना चाहते हैं, संसद के जरिए इसका समाधान नहीं ढूंढने की कोशिश करेंगे?